हेलो एवरीवन, दिस इज जनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से इस बार हम लोग सीटेट का जनवरी का 2021 का सीडीपी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और से देखते हैं। देखिए, सब इजी इजी टॉपिक ही दिया हुआ है, इजी इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, बस आपको अपना थोड़ा माइंड सेट करना रहता है। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग अगर पीछा प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे हमारा, तो उसमें हम लोगों ने 2019 का सॉल्व किया है, जुलाई का, दिसंबर का। तो आप देख रहे हैं और ये भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें मतलब समझ मतलब उसके जैसे ही होते हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया तो मतलब हमारा सीटेट अच्छे से क्लियर होगा। तो मतलब अपने अंदर ऐसा ना सोचे कि हमारा सीटेट नहीं क्लियर। अगर आप अभी से भी तैयार कर रहे हैं तो भी अगर आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा टाइम दे रहे हैं, अच्छे से करेंगे, तो आपका सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, क्या क्या है। तो पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए दिया है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन, मतलब एक बच्चा है जो खेल रहा है तो उसे चोट लग जाती है, तो उस समय उसके पिताजी कहते हैं, अरे तुम क्यों रो रहे हो, तुम लड़के लड़के रोते नहीं, लड़कियों की तरह क्यों रोते, मतलब लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते। तो मतलब क्या दर्शा रहा है, किसके किस टॉपिक, देखिए जेंडर टॉपिक से ये क्वेश्चन है जो। तो देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। मतलब उसके मन में ये धारणा है कि हाँ, बच्चा जो लड़के होते हैं वो नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं। तो वो मतलब अगर वो समानता दिखाता तो वो ऐसा बोलता, ये कहने का सवाल ही नहीं होता कि लड़कियां रोते हैं लड़के नहीं रोते। तो समान दिखा, मतलब कुछ और भी वर्ड यूज कर सकता था उस जगह, कि लड़कियों की तरह क्यों रोते हैं ये कह कर। तो ये हमारा तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला। फिर देखिए, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक भेदभाव को कम नहीं कर रहा है, वो लैंगिक भेदभाव को और बढ़ा रहा है। क्योंकि फिर मन में ऐसा लगता है कि हाँ, लड़कियां रोती हैं या लड़के नहीं रोते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो लैंगिक भेदभाव को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। फिर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता, अगर चुनौती देता तो भी मतलब उसके विपक्ष में बोलता, जैसा कि उसने बोला, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, मतलब दिखा रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता जो है, स्टीरियोटाइप, उसके बारे में ही बता रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में, मतलब एक प्रगतिशील कक्षा है तो मतलब कैसा होना चाहिए, प्रगतिशील कक्षा में कैसे बच्चे होते हैं, कैसे टीचर होगा। तो इसके बारे में बताने के लिए देखिए प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेसिव वही प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। या तीसरा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। या विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो देखिए आप उनको उन्होंने कितने नंबर पाया, कितने कम नंबर, कितना ज़्यादा नंबर पाया। तो इसके अकॉर्डिंग प्रगतिशील शिक्षा मतलब जिसमें बच्चे को मेन सेंटर में होते हैं, और टीचर एज ए टीचर फैसिलिटेटर होता है, मतलब सुविधादाता, कि जो बीच बीच में जो उसमें दिक्कतें आ रही है उसको दूर करना। और तो ये उनको जितने उनके रिजल्ट में कितने अच्छे नंबर आए हैं, कौन बच्चा फर्स्ट कौन सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा नहीं होगा। फिर देखिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना, हाँ मतलब जब बच्चा कैसे ज्ञान को सीख रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसके लिए हमें अनेक मौके दिए जाएं, जिससे बच्चे अपने ज्ञान को और बढ़ा सके और अच्छा दिखा सके, अपना परफॉर्मेंस बहुत बेहतर कर सके। तो ये हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, थर्ड नंबर। देखिए सेकंड दिया है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन कराना। तो कंपटीशन करवाएंगे तो मतलब ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम बच्चे में कंपटीशन नहीं, एक दूसरे के मन में प्रतिस्पर्धा ही हो कि मैं इससे आगे जाऊं, मैं इससे जा, नहीं, हमें ये नहीं, उनको अच्छे से प्रचुर मौके देने हैं जिससे बच्चे अच्छे से सीख सके। तो ये भी हमारा राइट आंसर देखिए होगा नहीं। पहला वाला दिया है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन, मतलब जो बुक में दिया है, जो हमारे सिलेबस, बस वही मुझे पढ़ाना है, उससे ज़रा भी आगे नहीं जाना, ज़रा भी पीछे नहीं जाना है। तो ये भी हम नहीं कर सकते ना, एकदम ऐसा
रूड होके कोई काम करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे, मतलब उनके उसके लिए तो हमें उनके प्रॉपर उनको समझना होगा, उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना होगा, तो बच्चे अच्छे से समझेंगे। तो ये भी हमारा देखिए राइट नहीं होगा। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दिया है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, कैसे, क्यों प्रदान करने का फैसला देती है। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, मतलब एक बच्चे हैं जो कुछ गतिविधि कर रहे हैं, तो जो टीचर है, उनकी एक टीचर है, वो टीचर मतलब उनको संकेत दे रही है, सब हिंट दे रही है, समझो कि क्या, कैसे और क्यों, ये सब करके उनको हिंट दे रही है। तो मतलब वो पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की कि मतलब उन अध्यापिका क्या कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के शब्दों में से क्या कहेंगे। क्या पहला दिया हुआ है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेंगे, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो देखिए अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, अभी वो बच्चे सीख रहे हैं, उसमें मतलब टीचर उनको थोड़े हिंट दे रहे हैं कुछ भी सीखने के लिए, तो अर्थहीन तो नहीं होगी, वो तो कुछ ना कुछ तो उनको समझ में ही आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ, मतलब वो एक दूसरे के थोड़े समय के लिए कुछ भी कोई प्रवृत्तियाँ उसमें है वो पैदा करेंगी, हाँ तुम ऐसे करो, एक दूसरे से करो, तो ये भी देखिए करेंगे नहीं, ये हमारा राइट आंसर होगा नहीं। फिर तीसरा दिया है, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। आधारभूत संरचना मतलब हाँ, वो कैसे उनको इसके फोल्डिंग दे रही है। देखिए एज ए फोल्डिंग फॉर लर्निंग, मतलब उनको सीखने के लिए मतलब थोड़ी सुविधा दे रही है ऐसा, जिससे उनके काम को आसानी से हो जाए वो सीखने के लिए। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को सीखने के लिए जब हम इसके फोल्डिंग देते हैं तो बच्चा अच्छे से सीखता है, मतलब उसको एक सहारा मिलता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। और फर्स्ट वाला देखो दिया है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित और निष्प्रेरित, मतलब उनको सीखने के लिए डीमोटिवेट करेंगे। अगर डीमोटिवेट करेंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो लेंथी भी हो जाता है, फिर बोर होते, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह ही अच्छा लगता है, ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। फिर भी मैं ट्राई करूँगी अपनी तरफ से कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और जिन्होंने टॉपिक को पढ़ा है तो उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और मैं आप लोगों को बार बार ये कहती हूँ कि आप लोग पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर, इनको अच्छे से पढ़िए। देखिए कोई भी ऐसा मतलब ईयर नहीं गया है जिसमें इसमें इन सब से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इनको आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सामाजिकरण के बारे में दिया है, सोशलाइजेशन से हर बार भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला दिया हुआ है, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। हाँ ये तो सही लग रहा है हमें। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा क्या दिया हुआ है, विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। नहीं, विद्यालय तो हमेशा द्वितीयक होगा, क्योंकि परिवार हमेशा प्राथमिक होता है और विद्यालय हमेशा द्वितीयक होता है। समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। चलो समकक्षी तो ठीक है, द्वितीय है, लेकिन विद्यालय प्राथमिक नहीं है, विद्यालय भी द्वितीय हो गया, इसके लिए ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड, समकक्षी सामाजिकरण, एक मिनट क्या हो जा रहा है, हाँ समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं, और सब परिवार सामाजिकरण का फिर यहाँ भी दे दिया। देखिए कि परिवार द्वितीयक कारक है, तो परिवार हमारा हमेशा किसी भी हाल में द्वितीयक कारक नहीं होगा, परिवार हमेशा फर्स्ट होगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि। और देखिए फोर्थ है, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। नहीं, जनसंचार तो चलो ठीक है द्वितीयक है, लेकिन परिवार कभी भी द्वितीयक नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो ये देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो गया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, जो बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंट है वो किस पर जोर देता है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। देखिए आप बुद्धि लब्धि को ऐसा नहीं है कि वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट से ही माप सकते हैं, उसके लिए हम मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही क्यों, और सारे भी तो जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उससे भी तो हम उसको माप सकते हैं। तो केवल इसकी वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा कि बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही माप सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों की बुद्धिमत्ता
पर निर्धारित करती है। मतलब एक आयाम की बुद्धिमत्ता सभी पे सबकी अलग अलग आयामता होती है ना, तो ये भी हमारी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक आयाम है वो सभी आयामों को निर्धारित करती है, मतलब दूसरे दूसरे जो डोनेम हैं उनको उनको निर्धारित करती है। नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। थर्ड में दिया है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं होती हैं। हाँ, जो मतलब इंटेलिजेंट है उनके बहुत सारे मल्टीपल मतलब ऐसा दिशाएं होती हैं, मतलब बहुत तरीके से बुद्धि को हम लोग यूज करते हैं, सीखते हैं उनके, मतलब उनका यूज करते हैं। देखिए इधर दिया हुआ है, देयर आर सर्वल फॉर्म द इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के बहुत सारी मतलब दिशाएं होती है, बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं उसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दिया हुआ है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। भाई ये सब जिनकी बुद्धि है सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, कोई भी ऐसा सेम नहीं होता। तो हमारा नेक्स्ट हमारा ये वाला भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और फोर्थ वाला तो होगा नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि मतलब विभिन्नताएं होती नहीं, जो कि होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। देखिए लॉरेंस कोहल वर्ग से भी हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जितने भी तक हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं उनमें से कोई भी ऐसा मतलब पेपर नहीं था प्रैक्टिस सेट जिसमें इनके बारे में से नहीं पूछा गया है। तो इसमें से देखते हैं, वो पूछ रहा है कि मतलब हम कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि दूसरे उससे हमें दूसरे मतलब खुश हों, इसके लिए हम दूसरों के लिए ऐसा काम कर। देखिए दिया है ना, कार्य इसलिए करना है क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं, दूसरे इस काम को करने के लिए इसे अच्छा कहेंगे, अच्छा काम है इसलिए करते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं करते, दूसरे बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा काम है इसलिए। तो ये कौन से उनके जो उन्होंने नैतिक तर्कना बताया है, तो वो कौन से स्टेज में आया। जैसे उन्होंने देखिए 3 बताया है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ये तो कोई फार्मल वाला है नहीं, तो ये तो हमारा कुछ कोई मतलब उन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं, लेवल बताए हुए हैं, प्रथा पूर्व, प्रथागत और उत्तर प्रथागत। तो इनमें से पहले वाले में जो दंड से बचने के लिए ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज उन्होंने बताया कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा हम उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये सेकेंड वाला, प्रथागत मतलब कन्वेंशनल, क्योंकि इसमें बच्चा दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों की नज़र में अच्छा लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहता है, कि अगर दूसरे बोल रहे हैं कि ये चीज़ अच्छा है तो मैं उसको ही अच्छा करूँगी ताकि लोग मुझे अच्छा कहें। और वही उसका जो चौथा स्टेज होता है, ये तीसरा स्टेज हो गया। फिर चौथा मतलब तीसरे लेवल का, दूसरे लेवल का जो चौथा स्टेज होता है, उसमें वही बच्चा बोलता है कि जो समाज ने नियम कानून बनाए हैं उसको हम नहीं तोड़ेंगे, वही फॉलो करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 पे। देखिए 7 दिया हुआ है, लेओ वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो जो लेओ वाइगोस्की हैं उनका सामाजिक सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है वो किस पे जोर देता है, ऐसा पूछ रहा है। क्या वो सांस्कृतिक उपकरणों पे जोर देता है, गुणारोपण पे जोर देता है, अभिप्रेरणा पे जोर देता है, संतुलीकरण पे। तो देखिए इसमें प्रेरणा मोटिवेशन पे, सामाजिक जो वाइगोस्की हैं उन्होंने सामाजिक उपकरणों पे ही जोर दिया है, मतलब देखिए कल्चर टूल्स पे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो देखिए फर्स्ट वाला ही होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चन में ही हमारे आंसर छुपा हुआ है। तो इसका गुणारोपण मतलब ऐसा तो उन्होंने कुछ बात किया नहीं। मोटिवेशन के बारे में भी उन्होंने नहीं बताया, मोटिवेशन के बारे में स्किनर वगैरह बात करते हैं या फिर मैस्लो वगैरह। और फिर संतुलीकरण इक्विलिब्रेशन दिया हुआ है, वो भी हमारा नहीं है, तो ये इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। इनसे जुड़ा हुआ है, हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 दिया हुआ है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। कि जो जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास दिया है और उन्होंने जो संज्ञान के बारे में, कॉग्निटिव के बारे में बताया हुआ है, तो वो कौन सा है उनका, क्या मनोवैज्ञानिक उपकरण। देखिए मनोवैज्ञानिक के बारे में तो उन्होंने ऐसा कुछ बनता नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया के बारे में तो ये बात करते हैं, पावलोव बात करते हैं जिसमें से, और विकास का समय वास्तु ये इसके बारे में वाइगोस्की बात करते हैं, इसके बारे में पियाजे बात करते नहीं है। तो ये सब पियाजे से रिलेटेड हैं ही नहीं।
ये वाइगोस्की से रिलेटेड है, जो वाइगोस्की के बारे में बताया कि वाइगोस्की ने कहा था कि अगर बच्चा कुछ भी सीखना चाहता है तो उसको हम थोड़ा सा सहारा देते हैं, मतलब कुछ उसके दायरे में होता है जो, और कुछ बच्चा दूसरे की सहायता से सीख सकता है। और ये पावलोव के कुत्ते के बारे में देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया के बारे में, मनोवैज्ञानिक उपकरण मतलब इससे सीखने के लिए। तो ये है नहीं स्कीमा, देखिए पियाजे ने स्कीमा पे एक बात किया है, उन्होंने बताया है कि कोई भी इंसान, हमारे दिमाग में सब कार्यों के लिए अलग 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 मतलब हम स्कीमा बना के रखते हैं जिससे हम किसी काम को अच्छे से करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व क्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। देखिए जीन पियाजे ने मतलब अब जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें उन्होंने पहले बताया था कि 4 प्रकार के उन्होंने अवस्थाएं बताई हुई थी जीन पियाजे ने, जिसमें से पहला संवेदी पेशी अवस्था, फिर दूसरा बताए थे पूर्व क्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त अवस्था, फिर उसके बाद लास्ट वाला जो बताए थे अमूर्त अवस्था। तो जिसमें संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा वही जो सबसे पहला स्टेज होता है जब बच्चा पैदा होता है, जन्म से 2 वर्ष 3 वर्ष तक के, फिर मतलब विचार, फिर दूसरा अवस्था था संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की अवस्था, मतलब दूसरी अवस्था में बच्चा जिसमें मूर्त रूप से सोचता है। फिर नहीं सॉरी, ये तीसरी अवस्था हो गई, उन्होंने जो मूर्त रूप में बच्चा सोचता है। दूसरा तो वही वो हो गया पूर्व क्रियात्मक अवस्था। दूसरी इसके बारे में ही तो पूछ रहा है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे में कौन सा अमूर्त सोच तो देखो आएगा नहीं, क्योंकि वो चौथी अवस्था हो गई, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर, जब वो बच्चा बड़ा हो जाए कम से कम 10-12 साल 15 साल का होगा तो उसके बाद सोचना शुरू करेगा। तो ये तो हमारे राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि पियाजे ने दूसरी अवस्था के बारे में हमारे पूछा है। विचारों सोच में केंद्रीकरण, हाँ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बच्चा को मतलब केंद्रीकरण एक ही तरह से कोई भी चीज़ को सोच सकता है। उसका मतलब जैसे वही गिलास वाला उनका उदाहरण है, जैसे कि चौड़े गिलास में पानी है, थोड़ा दूध भरा हुआ है और उतना ही दूध लंबे गिलास में भरा हुआ है, तो मतलब बच्चे को लगता है कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा दूध है और चौड़े वाले गिलास में कम है, क्योंकि उसमें पलटावी गुण नहीं है, केंद्रीकरण है, वो विकेंद्र नहीं, अपने आप को मतलब उसको उल्टा करके नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि बच्चा भी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अगर यही बच्चा इसमें मूर्त क्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता तो संरक्षण और पदार्थों क्रमबद्ध करने, तो वो ये चीज़ कर पाता, उसको समझ में आता हाँ यार दोनों ग्लास में उतना ही दूध है, ये लंबा है इसलिए इसमें ज़्यादा दिख रहा है। और ये परिकल्पित निगमनात्मक सोच, तो ये चौथी अवस्था हो गई, ये भी चौथी से ही रिलेटेड है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। और ये तीसरी अवस्था की हो गई संरक्षण और पदार्थों का, मतलब बच्चे को कोई भी चीज़ टाइम देखना और ये सब संरक्षण लाइन में रखना, फिर कहीं जाना तो उसका रिटर्न मतलब कितना हमें टाइम जितने जाने में लगा उतने आने में लगा, ये सब समझने लगता है बच्चा। तो ये तीसरी अवस्था, तो ये हमारी क्योंकि उसमें दूसरा अवस्था पूछा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि विचारों सोच में केंद्रीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब वही विकास के बारे में पूछा हुआ है। तो देखते हैं क्या दिया है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा दिया है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। या तीसरा विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या विकास बहुआयामी होता है। तो देखिए आप लोग भी देख रहे होंगे, तो ऐसे मतलब खुद ब खुद आंसर समझ में आ रहा है कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए पहला वाला सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होगा, तो देखिए कितना भी कोई भी बालक हो, लेकिन थोड़े बहुत मतलब विभिन्नताएं सब बालक में देखे जाते हैं। तो सभी संस्कृतियों में समान कैसे होगी, जिनकी संस्कृतियाँ जैसी है वैसे बच्चे का विकास होगा थोड़ा बहुत। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है अपने अपने। विकास केवल विद्यालय में ही होगा, विद्यालय में जो बच्चा जाएगा सीखेगा तभी उसका विकास होगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा का विद्यालय में ही केवल विकास होगा, क्योंकि घर पे उसका विकास भी होगा, मतलब और भी जगह हैं जहाँ बच्चा जाएगा उसका विकास होगा, सीखेगा। वो विद्यालय ही एक वो स्थान नहीं है जहाँ की बच्चा सीखेगा उसका विकास। फिर विकास केवल बाल्यावस्था में क्यों होता है, उसके अलावा जीवन पर्यंत विकास होता है हमारा, मतलब कोई भी इंसान जीवन पर्यंत सीखता रहता है। तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। और पहला वाला देखिए वो भी क्या, संस्कृतियों में सभी के लिए समान, जिसकी जैसी संस्कृति रहेगी उसका विकास वैसा होगा, जो जहाँ मतलब
जिसकी संस्कृति जैसे मान लिया अमेरिका का बालक है तो उसकी जैसी संस्कृति रहेगी उसका वैसा विकास होगा। हाँ, सभी का समान नहीं होगा ना, कि जैसा उसका विकास हुआ वैसे हमारा भी होगा इंडिया में रहने वाले, तो सबका इसके लिए ये भी राइट नहीं होगा। चौथा देखिए विकास बहुआयामी होता है। हाँ, तो विकास जो होता है मल्टीपल, मतलब मल्टीपल, उसमें बहुत बहुत कुछ भी बच्चा सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट हो जाए ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पूछ रहा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है और किशोरावस्था तक लेकर के बेसिकली वो मतलब स्टेजेस पूछ रहा है कि मतलब उसका सीक्वेंस क्या होगा, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस पूछ रहा है। तो क्या सबसे पहले संवेदी होगा, फिर मूर्त होगा, फिर अमूर्त होगा, या पहले अमूर्त होगा संवेदी होगा फिर मूर्त होगा, या मूर्त होगा अमूर्त होगा संवेदी होगा, मूर्त और अमूर्त अमूर्त मूर्त एवं संवेदी, क्या ऐसे होगा। तो देखिए मतलब अगर आपने थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है तो इसको तो कुछ भी नहीं, एकदम इजी सोचिए, एक सीक्वेंस पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले संवेदी होगा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले सेंसरी मोटर में ही रहता है। देखिए पहले सेंसरी, फिर कंक्रीट, फिर अब्स्ट्रैक्ट। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाकी सब वही उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, उसमें जो सभी बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं देखी जाती है, तो उसे किस तरह लेना चाहिए, उनकी भिन्नताओं को हमें क्या समझना चाहिए। क्या उन्हें अधिगम का मतलब सीखने में बाधा समझना चाहिए, अध्यापक के पक्ष में असफलता, मतलब अध्यापक के लिए असफलता हो जा रही, ये मेरे लिए क्या कबाहत हो गया, मुझे कैसे बच्चों को सिखाना पड़ेगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या जो जिन बच्चे की ये इनमें इसकी योग्यता पढ़ने में अच्छी है, इनकी योग्यता डांस में अच्छी है, इनकी योग्यता, तो उसके हिसाब से हम बच्चों का क्या हम समूह बना देंगे। या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, मतलब जो भी बच्चा सीख रहा है सीखने सिखाने के कार्य में, उसमें मतलब महत्वपूर्ण योगदान देती है बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताएं। जी हाँ, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बच्चों का हम अलग अलग समूह तो बनाएंगे नहीं, सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, ये इसलिए हमारा राइट हो। और मतलब टीचर का ऐसा कुछ रोल नहीं, मतलब बच्चा जो चाहेगा हम प्रगतिशील शिक्षा में हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कि हमें हाँ हमें परेशानी हो रही है तो हम बच्चों को ऐसा क्यों, फिर बाधा तो होगा नहीं, क्योंकि वो बाधा के रूप में हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को नहीं ले सकते। तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे में अलग अलग प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई ही जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो देखिए समावेशी क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से भी हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने 19 में भी देखा, अभी 21 में भी देख रहे हैं। तो प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करके। तो समावेशी कक्षा क्या है, बेसिकली जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं और उनको समान अधिकार है कि सामान्य बच्चों के साथ, चाहे वो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हों, वो मतलब सामान्य बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो मतलब प्रदर्शन मतलब क्या उनका परफॉर्मेंस है, क्या उसके आधार पर हमें जोर होना चाहिए। तो देखिए प्रदर्शन के आधार पर नहीं, मतलब सीखने के आधार पर होना चाहिए कि बच्चा सीख कैसे रहा। अभिवेदी समरूपी निर्देशों के आधार पर कोई मतलब इंस्ट्रक्शन हम जो दे रहे हैं बच्चों को, उसके आधार पर होना चाहिए। तो देखिए ये भी नहीं होगा, क्यों हम बस उनको निर्देश दें और इंस्ट्रक्शन दें, उसके बाद नहीं, हमें सिखाने पे जोर देना है ज़्यादा, मतलब उनको निर्देश देने पे नहीं, उनको सिखाने के रूप में। फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव, मतलब ये इस समाज से है, ये इस समाज से है, इस तरह से इनको अलग अलग बैठाओ, ये हिंदू समाज से है, मुस्लिम समाज से, तो देखिए ये भी नहीं कर सकते हम, सेग्रीगेशन तो कर ही नहीं सकते, उनका अलगाव। फिर हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने, हाँ जिनके बच्चे, सब बच्चों का जो भी मतलब सामर्थ्य है जिसमें वो बेहतर कर सकते हैं, मतलब हम उनको वो अवसर प्रदान करें कि वो और आगे जाएं और मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया हुआ है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। मतलब जो भी बच्चे हैं जो लंगड़े हैं या शारीरिक रूप से अक्षम है या मानसिक रूप से अक्षम है, तो मतलब दिव्यांग जो मतलब इसमें बेसिकली पूछ रहा है जो शारीरिक रूप से मतलब अक्षम व्यक्ति हैं, मतलब उन बच्चों को 2016 से जो गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा शब्द दिया है कि जिससे हम उस शब्द को यूज करेंगे। तो वही पूछ रहा है, देखिए क्या उनको मंदिर छात्र बोलेंगे,
क्या उन्हें विकलांग छात्र बोलेंगे, क्या उन्हें छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो देखिए दिव्यांगजन, तो इसमें मंदित छात्र से नहीं, उसको मंदित छात्र नहीं बोलेंगे। और दूसरा दिया हुआ है विकलांग छात्र, तो विकलांग छात्र बोलेंगे तो उसके मन में हीन भावना आएंगी कि हाँ मैं विकलांग हूँ इसलिए मुझे विकलांग बोल रहे हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल शब्द दिया गया जिसकी वजह से बच्चे के मन में ये भावना ना आए कि हाँ मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ, फिर इसके लिए उसको मतलब तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर छात्र जिसका शरीर अशक्त है, तो फिर ऐसा बोलेंगे तभी भी तो उनको तकलीफ होगी, तो इसलिए ये शब्द भी हम यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग उसके लिए एक शब्द दिया गया जिसमें दिया गया कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, तो उसके लिए दिव्यांगता शब्द दिया गया कि जो मतलब जिनको शारीरिक रूप से फिजिकल कोई भी दिक्कत है, आँख से, पैर से, हाथ से, तो उनको मतलब दिव्यांग छात्र होंगे वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बेसिकली आज हमने 14 क्वेश्चन ही रखा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप मतलब लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड, और जो भी आपको डाउट हो तो वो आप इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल अगर PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़िए। और थैंक यू। और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और अच्छे से पढ़िए, आप लोगों का सीटेट जरूर क्लियर होगा आगे, क्योंकि KVS की वैकेंसी है। तो अच्छे से मेहनत करिए और अपने सीटेट को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कीजिए, फिर उसके बाद ताकि आप लोग KVS के फॉर्म को भर सकें। थैंक यू।